Welcome to BARC BPSC, your ultimate guide to cracking the exams. Subscribe now and start your journey towards success. आर्क बीपीएससी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलाफत मूवमेंट इन बिहार। हालांकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और इसमें बिहार की क्या योगदान थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय बिहार में क्या घटना घटी थी, इसके बारे में पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से संबंधित, चाहे सदाकत आश्रम की बात हो, मदरलैंड की बात हो, मजहरुल हक की बात हो, राजेंद्र प्रसाद की बात हो, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो आगे देखेंगे। उससे पहले क्योंकि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट तो अलग अलग रीजन से हुई, लेकिन दोनों आगे जाकर मर्ज हो गई, एक ही बन गया। तो सबसे पहले हम लोग खिलाफत मूवमेंट, जो बहुत छोटा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। ये जो खिलाफत मूवमेंट है, इसको 1919 में लॉन्च किया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा। अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो खिलाफत मूवमेंट है, इट वाज स्टार्टेड इन 1919 में स्टार्ट हुई है और मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों के द्वारा शुरू किया गया था। और ये इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वार वन में हम देखते हैं, जो वर्ल्ड वार वन है, इसमें दो पावर लड़ रही थी। एक थी सेंट्रल पावर, और दूसरा था एक्सिस पावर। तो ये जो सेंट्रल पावर है, यही सेंट्रल पावर के अंदर क्या था, टर्की और फ्रांस, जर्मनी, ये सब शामिल था ओटोमन टर्क के साथ। हालांकि हमें ये नहीं जानना है, हमें सिंपली जानना है कि वर्ल्ड वार वन में जो ब्रिटेन है ये एक तरफ था और दूसरी तरफ जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी और साथ में इटली भी कुछ समय के लिए रहा, बाद में इटली ने पासा पलट लिया, लेकिन ब्रिटेन के खिलाफ ओटोमन टर्क हो गया अलोंग विथ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ये जो ओटोमन टर्क है ये ब्रिटेन के अगेंस्ट था और क्योंकि वर्ल्ड वार वन में हम जानते हैं ब्रिटेन की विजय हुई, तो ये ओटोमन टर्क के साथ संधि करता है और इस संधि में ये जो ट्रीटी होता है इसमें डिसाइड किया जाता है कि जो ओटोमन टर्की एरिया है इसको खत्म करना पड़ेगा, यानी कि इसका एरिया रिड्यूस करना पड़ेगा। जो खलीफा है इसका भी जो पावर पोजीशन है ये भी खत्म होगा क्योंकि एरिया ही इसके अंदर नहीं बचेगा। इसी बात का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरू की गई इंडिया में। वो जो बाकी टॉपिक है वो हम लोग इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से डील करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमें समझना है कि जो खिलाफत मूवमेंट है, नाम आप देखिए खिलाफत नाम है ना, खिलाफत मूवमेंट ये शुरू हुआ 1919 में। शुरू किया गया अली ब्रदर्स के द्वारा। और क्यों किया गया शुरू? ताकि बेटर ट्रीटमेंट टू गेट बेटर ट्रीटमेंट फॉर खलीफा। जो खलीफा होते हैं, जो मुस्लिम के पॉलिटिकल हेड और रिलीजियस हेड होते हैं, जो ऑटोमन टर्क में ही बैठते थे, ऑटोमन टर्क के जो राजा थे उसे ही खलीफा माना जाता था। तो इन लोगों का डिमांड था कि खलीफा के पास पर्याप्त जगह छोड़ दिया जाए। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मंदिर है, मस्जिद है, वो खलीफा के पास छोड़ देना चाहिए। इस तरह की कुछ डिमांड थी। इतना इनके पास जमीन छोड़ा जाना चाहिए ताकि ये अपने कार्य का निर्वहन अच्छे से कर सके, क्योंकि इतने बड़े पोस्ट पर हैं तो खर्च भी ज्यादा पड़ेगी। इन सभी डिमांड की वजह से खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। अभी बिहार के रेस्पेक्ट में हमें सिर्फ इतना जानना है कि खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। अली ब्रदर्स यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया और ये था कि खलीफा को बेटर ट्रीटमेंट मिले, इसी के खिलाफ, इसी के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया। अब देखते हैं बिहार में क्या हुआ। तो बिहार में एक मीटिंग होती है। कहाँ मीटिंग होती है? अंजुमन इस्लामिया हॉल। आपको ये याद रखना पड़ेगा, अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में है, यहाँ मीटिंग होती है। बहुत सिंपल बात है कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ उसमें बिहार के लोग भी उसमें भाग लें, बिहार के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें, इसके लिए अंजुमान इस्लामिया हॉल में मीटिंग होती है। और ये कब हो रही है? 1919 में हो रही है। ऊपर देखे कि जो खिलाफत आंदोलन इंडिया में है वो भी शुरू हुआ 1919 में, तो बिहार में भी 1919 में ही अंजुमन अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना है, यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग का जो प्रेसिडेंट थे वो हसन इमाम थे, यानी खिलाफत मूवमेंट का जो लीडर थे बिहार में वो क्या थे? हसन इमाम थे। इसलिए बिहार में जब मीटिंग होती है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में नवंबर में, तो उसका प्रेसिडेंट बनते हैं हसन इमाम। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए खिलाफत मूवमेंट का सबसे बड़ा लीडर बिहार में कौन था, तो हम बोल सकते हैं हसन इमाम, है ना। नॉन कोऑपरेशन का नहीं पूछ रहा है, बाद में नॉन कोऑपरेशन से मर्ज होता है और उसमें हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद हो, श्री कृष्ण सिंह हो, अनुग्रह नारायण सिंह हो, वो सभी भाग लेते हैं। लेकिन ये खिलाफत मूवमेंट अगर बोले तो इसमें हसन इमाम बड़े नेता थे। आउटकम क्या हुआ? द मूवमेंट सक्सेसफुली मर्ज विथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलेगा इसी में मर्ज हो गया और स्टेट वाइड स्ट्राइक होता है और बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड होता है बिहार में। यानी अभी सिंपल समझना है कि जो खिलाफत मूवमेंट है ये शुरू हुआ अलग रीजन से।
खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है अलग रीजन से, पर धीरे धीरे ये खिलाफत मूवमेंट मर्ज हो जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बिहार में क्या होता है आगे हमें देखना है ये। तो आइए देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बिहार में क्या हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेंटर में क्या होता है, यानी कैसे शुरू होती है, इसमें क्या चीजें रखी जाती है, कौन से कांग्रेस के सेशन इससे संबंधित है, इन सब चीजों के बारे में जानना होगा। इमीडिएट कॉज क्या था, मूवमेंट ट्रिगर हुआ था रॉलेट एक्ट के बाद। रॉलेट एक्ट आपको पता होगा कि जिसे कहते हैं नो दलील, नो अपील, नो वकील। गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट भी करार दिया था, है ना। तो ये जो रॉलेट एक्ट है इसी के कारण जालियांवाला बाग मैसेकर इसी से जुटा हुआ है। तो ये जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ और जो खिलाफत इशू है, यही सब वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था, है ना। अच्छा, तो फिर इसके लिए क्या हुआ, कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया कांग्रेस का 1920 में, सितंबर में। स्पेशल सेशन है इसलिए ये दिसंबर में नहीं हो रहा है। दिसंबर में रेगुलर सेशन होगा तो वो दिसंबर 1920 में होगा। तो ये जो कलकत्ता सेशन है ये स्पेशल सेशन है, यानी कि समय से पहले बुलाई गई है ताकि हम नॉन कोऑपरेशन से संबंधित जो बातें हैं उसको समझ सके। ये प्रेसाइड किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था क्योंकि लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट थे, जो हमारे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर में 4 लीडर महान हुए, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और ये बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ये चारों महत्वपूर्ण लीडर हुए, अरविंदो घोष। इसमें किन्हीं को भी प्रेसिडेंट बनने का मौका नहीं मिला, लाला लाजपत राय ही एकमात्र थे जिन्हें प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला कांग्रेस सेशन का। इसलिए भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो स्पेशल सेशन हुआ कलकत्ता में इसके बारे में कि इसका प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे। इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था ये अप्रूव कर दिया कि नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन को अप्रूव किया, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया, इसमें कलकत्ता का स्पेशल सेशन में जब लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट थे। फिर रेगुलर सेशन होता है जो नागपुर का एनुअल सेशन है, इस रेगुलर सेशन को एनुअल सेशन कहते हैं क्योंकि साल में एक बार होती थी दिसंबर में। ये इसमें प्रेसिडेंट थे श्री विजया राघवाचार्य। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 1920 का एनुअल सेशन हुआ नागपुर में हुआ, सी विजया राघवाचार्य इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें रेजोल्यूशन को फॉर्मली इंडोर्स दिया गया, यानी एनुअल सेशन में भी बोला गया कि ठीक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चालू हुआ है इसको चालू रखा जाए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज का अटेनमेंट थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। क्योंकि अब जितने भी आंदोलन हो रहे हैं सभी गांधी जी के अंदर हो रहे हैं, और गांधी जी के अंदर होने वाले आंदोलन जो थे वो कैसे होते थे, शांतिपूर्वक होते थे, पीसफुल होते थे और लेजिटिमेट होते थे। लेजिटिमेट मतलब लॉ के अंदर रहते थे, लॉ के अंदर जनरली होता था। अगर लॉ को वायलेट करते थे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट माना जाता था। ये क्या है, ये है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी इसमें लॉ के अंदर रहते हुए, बिना लॉ को तोड़े हुए, बिना डिसोबीडियंट हुए हुए हमें आंदोलन करना है। तो ये दोनों था, पीसफुल और लेजिटिमेट तरीका से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम सेल्फ रूल अचीव करना चाहते हैं कि भारत के अंदर रूल रहे। हालांकि ब्रिटिश को भगाने की बात नहीं है, पर जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, वो भारतीयों के हाथ में रहे। बिहार में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है हमारे इस टॉपिक के लिए, बाकी के बारे में तो हम इंडियन हिस्ट्री में बात कर ही सकते हैं। तो बिहार में क्या क्या होता है, सबसे पहले जो बिहार में ये हमने देखा कि ऊपर में जो नागपुर सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, और इसमें लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे, और उसमें इंडोर्स किया गया था पहली बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बातों को। लेकिन बिहार के लोग उनसे भी आगे थे, सेंटर में जो बात हुई उनसे भी आगे थे। और बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो है ये भागलपुर में पहले ही मिल चुका था प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के अंदर। जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस अभी भी क्या है, एक तो सेंटर लेवल पर कांग्रेस है जहां की ऑल पूरे भारत वर्ष के लोग जाएंगे और उस मीटिंग में भाग लेंगे। अब यही कांग्रेस का क्या है, सभी स्टेट में रहेगा। जैसे बिहार में है तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कहेंगे, यूपी में है तो यूपी प्रोविंशियल कांग्रेस कहेंगे, एमपी प्रोविंशियल कांग्रेस कहेंगे, झारखंड प्रोविंशियल कांग्रेस कहेंगे। जिस तरह के उसी तरह से बीजेपी में भी है, बिहार बीजेपी, यूपी बीजेपी, है ना, और सभी स्टेट के अलग प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो यहाँ जो बिहार में कांग्रेस रहती है इसकी मीटिंग पहले ही हो जाती है भागलपुर में, और इस मीटिंग का अध्यक्षता कौन करते हैं, राजेंद्र प्रसाद। और इसमें इंडोर्स कर दिया जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाए। तो ये सेंटर से भी एक स्टेप आगे थे। तो ये इट वाज द फर्स्ट प्रोविंशियल बॉडी टू एडॉप्ट द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन। ये पूरे भारत में जितने भी प्रोविंशियल बॉडी हैं, यानी जितने भी स्टेट कांग्रेस हैं, वो सभी प्रोविंशियल जो बॉडी हैं कांग्रेस हैं, उसमें सबसे प्रथम रेजोल्यूशन को पास करने वाले थे। क्योंकि बाकी लोग तो सेंटर जब पास करेगा तभी उनको फॉलो करेंगे, पर बिहार के लोग पहले ही कर दिए थे शुरू। और बिहार में क्या होता है, तो बिहार में हम जानते हैं कि मजहरूल हक एक इंपॉर्टेंट नेता रहे हैं। मजहरूल हक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता रहे हैं, है ना। तो ये मजहरूल हक एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, द मदरलैंड।
1921 में स्टार्ट करते हैं, ताकि ये जो मूवमेंट आंदोलन है सॉरी गाइस। तो ये मजहरूल हक जो हैं, ये मदरलैंड नाम की न्यूज़पेपर शुरू करते हैं, ताकि ये जो आंदोलन है, इसमें बताया जाए कि हम कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। क्योंकि लोगों को पता रहना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या करना है, कैसे नॉन कोऑपरेट करना है, आगे देखेंगे कि हम लॉयर हैं तो अपना लॉ छोड़ दें, हम जो कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम जाना हम छोड़ दें, कोर्ट जाना हम छोड़ दें, हम पंचायत के थ्रू अपना विवादों का हल निकालें, जो सरकारी स्कूल से हम उसको नॉन कोऑपरेट करके छोड़ दें, यानी ये सब बाइकट में आता है। जो कॉलेज है उसको हम त्याग दें, सरकारी कॉलेज है उसको त्याग दें, जो विदेशी वस्तुएं हैं जैसे कि क्लोथ्स हैं इसको हम छोड़ दें, है ना? जो विदेशी वस्तुओं में डील करता है हम उन सब व्यक्तियों से भी बात नहीं करें। तो ये एक लेवल तक पहुंच चुका था नॉन कोऑपरेशन, जिसके बारे में हम इंडिया में पढ़ते हैं। तो बिहार में भी मजहरूल हक के अंदर मजहरूल हक ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, द मदरलैंड, ताकि इस मूवमेंट के जो आइडियल्स हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए। तो अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो मजहरूल हक है इन्होंने कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, या मदरलैंड जो न्यूज़पेपर है इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो ये मजहरूल हक थे। और क्या हुआ, सदाकत आश्रम का निर्माण रखा जाता है, ये भी मजहरूल हक के द्वारा ही रखा जाता है पटना के पास, और ये हेडक्वार्टर बनता है मूवमेंट का बिहार में। यानी बिहार में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड चीजें होंगी, गतिविधि होंगी, उनका मीटिंग कहाँ रखा जाएगा, यही सदाकत आश्रम में रखा जाएगा। और इसके लिए जो लैंड था वो लैंड डोनेट किया गया था खैरू मियाँ के द्वारा, और ये दीघा के पास है। तो दीघा आपको पता ही होगा, तो दीघा के पास सदाकत आश्रम का स्टार्ट किया जाता है किनके द्वारा, ये किया जाता है हमारे जो मजहरूल हक हैं, इन्होंने सदाकत आश्रम का निर्माण किया, और यहीं से सब मीटिंग वूटिंग होता था, और इसके लिए लैंड आया था खैरू मियाँ के द्वारा, जो दीघा के पास जमीन दिए थे। मजहरूल हक के दोस्त थे और जमींदार थे, तो इन्होंने जमीन दिया कि देशभक्ति के लिए जो काम हो रहा है उसमें योगदान होना चाहिए। और की एक्टिविटी क्या हुआ बिहार में, एजुकेशनल बाइकआउट हुआ, स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स को त्याग दिया, और क्योंकि अब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा रहे हैं, सरकारी स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, सरकारी कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, तो बिहार में खुद का स्कूल्स कॉलेज खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए जो बनाया गया वो है बिहार विद्यापीठ। बिहार में बिहार का खुद का स्कूल खोला गया, खुद का कॉलेज खोला गया, जो क्या है, बिहार विद्यापीठ है। तो अब आपको इसमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो बिहार विद्यापीठ है, ये स्कूल या कॉलेज नहीं था। बिहार विद्यापीठ जो है, ये स्कूल या कॉलेज नहीं था, ये यूनिवर्सिटी के समान था। ये क्या था, एक यूनिवर्सिटी था। यूनिवर्सिटी मतलब ये डिसाइड करेगा कि दूसरे स्कूल्स कॉलेजेस में क्या पढ़ाए जाएंगे, कॉलेजेस का क्या करिकुलम रहेगा, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, कैसे उनको जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मुद्दा है उसको देखा जाएगा। तो बिहार विद्यापीठ क्या था, यूनिवर्सिटी के समान था। और इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी था, और पहला चीज हमें क्या जानना है, सबसे पहला अगर हम फिर से शुरू करते हैं, वहां से नहीं, एकदम जस्ट यहीं से, कि स्कूल जो सरकारी स्कूल से कॉलेज हैं, क्योंकि बाइकट मूवमेंट चल रहा है, लोग बाइकट कर रहे हैं विदेशी वस्तुओं को, विदेशी संस्थानों को, तो बिहार में खुद का यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा। तो क्या खुला, बिहार विद्यापीठ खुला। इसको इनॉग्रेट गांधी जी ने 1931 में किए, फरवरी 1921 में। तो ये भी याद रखना है कि बिहार विद्यापीठ जो है, इसका इनॉग्रेशन पूछ सकता है। पिछले बार कैसे पूछ दिया कि होम रूल मूवमेंट में बिहार में 2 बार कौन से नेता आते हैं, एनी बेसेंट आते हैं, तो उसी तरह पूछ सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के द्वारा बिहार में बिहार विद्यापीठ खोला गया, इसके उद्घाटन के लिए कौन आए थे, तो फरवरी 1921 में गांधी बाबा पधारे। तो जो गांधी जी आए, तो ये जो बिहार विद्यापीठ है ये यूनिवर्सिटी के समान है, तो इसका क्या रहेगा, चांसलर और वाइस चांसलर भी रहेगा। तो इसके जो चांसलर थे ये मजहरूल हक ही थे। तो मजहरूल हक आप देख सकते हैं कि बड़ा नेता थे, बहुत बड़ा लीडर थे। तो जो मजहरूल हक हैं यही क्या थे, चांसलर हैं किसके, बिहार विद्यापीठ के। और वाइस चांसलर जो है वो ब्रज किशोर प्रसाद है, ब्रज किशोर प्रसाद। तो ब्रज किशोर प्रसाद जो है ये वाइस चांसलर हैं। चांसलर वाइस चांसलर अभी भी होता है यूनिवर्सिटी का, चांसलर तो जनरली गवर्नर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज का, और वाइस चांसलर वहाँ जो रहते हैं वही रहते हैं, है ना, जो दिन प्रतिदिन के अफेयर में भाग लेते हैं। तो उसी तरह बिहार में बिहार विद्यापीठ खोला गया। गांधी जी 1921 में आते भी हैं इनॉग्रेशन करने के लिए। मजहरूल हक चांसलर है और ब्रज किशोर प्रसाद वाइस चांसलर है। नेशनल कॉलेज खोला गया पटना में। ये नेशनल कॉलेज क्या, ये कॉलेज है, ये सिंपली कॉलेज है। और बिहार विद्यापीठ, दोनों का बिल्डिंग हो सकता है सेम रहे, पर दोनों अलग अलग चीजें थी। वो यूनिवर्सिटी है, उसका काम क्या रहेगा, पूरा बिहार भर में जितने भी कॉलेजेस हैं,
जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं उसका करिकुलम को तय करना, एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर था उसमें। और ये नेशनल कॉलेज सिंपली कॉलेज है जहां लोग पढ़ने आएंगे, इसलिए इसका प्रिंसिपल होंगे, उसका चांसलर वाइस चांसलर है। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके प्रिंसिपल थे नेशनल कॉलेज। सोचिए जहां के प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद हो जिस कॉलेज का, उस कॉलेज का क्या मान होगा, क्या सम्मान होगा, और कितना बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, कितनी अच्छी पढ़ाई होगी, शिक्षा होगी। क्योंकि बिल्डिंग से तो शिक्षा नहीं तय होती है, शिक्षा तो वहाँ के प्रिंसिपल से मिलता है, वहाँ के टीचर से मिलता है। तो ये प्रिंसिपल यहाँ के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और क्या होता है बिहार में, प्रोमिनेंट लॉयर्स जो रहते हैं, जैसे ब्रज किशोर प्रसाद जो अभी देखिए वाइस चांसलर बनते हैं बिहार विद्यापीठ का, राजेंद्र प्रसाद, ये अपने लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब लॉयर्स थे, और अपना लॉ को छोड़ दिए, अपना वकालत को छोड़ दिए ताकि देश की सेवा की जाए। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग बाइकट आंदोलन चला रहे हैं ना, हम लोग बाइकट कर रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का, विदेशी संस्थानों को बाइकट करना है। तो इसलिए इन लोगों ने छोड़ दिया बाइकट मूवमेंट के कारण। मेनी लीडर्स इंक्लूडिंग मजहरुल हक विथड्रू फ्रॉम 1920 काउंसिल इलेक्शंस, इलेक्शन भी होने वाला था, उससे भी मजहरुल हक जैसे नेता अपने आप को वापस खींच लेते हैं कि हमें ऐसे इलेक्शन में नहीं लड़ना है जिसमें ब्रिटिशर्स का ये हो। जो राय साहेब महेंद्र प्रसाद हैं, जो राजेंद्र प्रसाद के ब्रदर थे, नाम भी देखिए राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, तो बस इतने याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद इनके भाई थे। इन्होंने राय साहेब का टाइटल दे दिया और मजिस्ट्रेट की पोस्ट को त्याग दिया। सोचिए, देशभक्ति तो थी इन लोगों में, कूट कूट के भरी हुई थी, मजिस्ट्रेट जैसे पोस्ट पर विराजमान है उस समय, है ना, 1921 के समय, आज से 100 साल पहले। अभी हम मजिस्ट्रेट बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, 100 साल पहले मजिस्ट्रेट बन के बैठे हुए हैं। तो जो राय साहब महेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने अपने मजिस्ट्रेट की कुर्सी को खाली कर दिया क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ हमें आंदोलन करना था। और क्या हुआ, लिकर और टोडी शॉप्स जो होता है, टोडी मतलब ताड़ी होता है, हम लोग की तरफ ताड़ी बहुत मिलता है, तो ताड़ी का जो दुकानें थी, ये जो लिकर शॉप्स थी जहां दारू मिलते हैं, इन सभी शॉप्स को पिकेटिंग किया गया, यानी लोग जाके इसको बंद कराने की कोशिश किए, इसको खत्म करने की कोशिश की, और ये काफी सक्सेसफुल रहा भागलपुर मुंगेर में। तो ये भी कार्यक्रम हुआ। और गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए, लगभग सभी आंदोलन में हम देखते हैं कि क्या होता है, सेम पैटर्न रहता है। क्या, कि सबसे पहले सरकारी स्कूल्स को, सरकारी कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए, तो इधर बनेगी खुद का स्कूल्स कॉलेज बनेगी, तो बिहार विद्यापीठ बना, और बिहार विद्यापीठ के साथ साथ नेशनल कॉलेज बना। ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा क्या करना है, अपना लॉयर्स भाई जो हैं वो लॉ छोड़ दें, जो फॉरेन क्लॉथ है इसका होलिका जलाया जाए, फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया जाए। और क्या करना चाहिए, इंडियन क्लोथ्स को प्रमोट करना चाहिए, इंडियन क्लोथ्स मतलब खादी का प्रमोशन गांधी जी करेंगे। और क्या होगा, जितने भी टॉडी शॉप्स हैं और लिकर शॉप्स हैं सबको तोड़ दो, है ना, इस तरह के काम होते थे। फिर नसबंदी मूवमेंट हुआ जो शाहाबाद रीजन में स्टार्ट किया गया। शाहाबाद रीजन के बारे में पहले ही बताया कि जो सोन रिवर है इस तरह से बिहार में आती है, तो सोन के जो वेस्ट का एरिया है इसको शाहाबाद कहते हैं। जो रोहतास है, कैमूर है, ऊपर में बक्सर, भोजपुर, ये सब एरिया है, इसको शाहाबाद रीजन कहते हैं। तो ये शाहाबाद रीजन में नसबंदी मूवमेंट, नसाबंदी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। क्या है, नसाबंदी, नसाबंदी मतलब नशा को बंद करने वाला मूवमेंट, नशा को खत्म करो, तो ये भी चलाया गया। दिसंबर 1921 में ही पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स का विजिट हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स जो होते हैं वो अगले राजकुमार माने जाते हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं, अभी कौन है प्रिंस ऑफ वेल्स? प्रिंस विलियम, विलियम ही है ना, देख लीजिएगा। एक राजा होते हैं ना जो अगला राजा बनेंगे, वो प्रिंस ऑफ वेल्स होते हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं दिसंबर 1921 में आते हैं पटना, और इन्हीं के लिए कंप्लीट स्टेट वाइड हड़ताल ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि पूरा पटना में प्रोटेस्ट किया जाएगा। क्योंकि ये लोग का जो हम लोग जान रहे हैं कि क्यों आंदोलन शुरू हुआ है, जलियांवाला बाग में मैसेकर के बाद शुरू हुआ है, और ये लोग सॉरी भी नहीं बोल रहा है, और सॉरी बोलने से क्या होगा, हजारों लोगों की जो जाने गई वो वापस आ जाएगा। तो ये लोग क्या था, फिर भी आके इतना शक्ति, इतना, ये देखो कि फिर भी बिहार में घूम रहा है, सब जगह घूम रहा है, तो हड़ताल ऑब्जर्व किया गया। जो ताना भगत थे जिनके बारे में हम लोग पढ़े, ट्राइबल ग्रुप, और पीजेंट लीडर जो स्वामी विद्यानंद हैं जिन्होंने दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन छोड़ा था, ये लोग भी ब्रिटिश के खिलाफ लोकल रूरल मासेस को, लोकल जमींदार और ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए कि ठीक है, लगे रहते हैं, हम लोग को नॉन कोऑपरेशन के थ्रू आजादी मिलेगा, और इसलिए ताना भगत हो, स्वामी विद्यानंद जी हो, ये सभी रूरल मासेस को खड़ा किए हुए। की लीडर्स कौन थे बिहार में, अब तो रिवाइज करना है। राजेंद्र प्रसाद थे, 1920 में प्रोविंशियल सेशन को प्रेसाइड करते हैं, वही जो भागलपुर में होता है जिसमें रिजोल्यूशन पास होता है, और एजुकेशनल बाइकआउट को लीड करते हैं। मजहरुल हक रहते हैं, सदाकत आश्रम स्टेब्लिश करते हैं और मदरलैंड पत्रिका चलाते हैं। हसन इमाम रहते हैं, ये क्या करते हैं, खिलाफत मिशन, खिलाफत आंदोलन के लिए अंजुमान इस्लामिया हॉल में मीटिंग कराते हैं। और कौन लीडर थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे। ये ब्रज किशोर प्रसाद क्या करते हैं, ये जो बिहार विद्यापीठ बनता है, अब आपको याद आ रहा होगा शायद,
बिहार विद्यापीठ में वाइस चांसलर के पोस्ट पर रहते हैं ब्रजकिशोर प्रसाद। स्वामी शाह मोहम्मद जुबैर रहते हैं मुंगेर के, वही मोहम्मद जुबैर जो प्रोविंशियल जो लोकल लेवल पर जो कांग्रेस ये किसान सभा कराई गई थी मुंगेर में, तो ये मुंगेर के लीडर है। अनुग्रह नारायण सिन्हा रहते हैं, अब्दुल बारी रहते हैं, ये सब रहते हैं। एंड कैसे हो जाता है? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है यूपी के गोरखपुर में ना। तो चौरी चौरा जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में आता है, यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसान उन पे फायर करता है, ये लोग किसान ये सॉरी पुलिस उन पे फायर करता है, पुलिस को दौड़ा के पूरा जो थाना रहता है वो पूरा थाना को ही क्या करते हैं, फायर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं और उसमें बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। तो गांधी जी का सख्त निर्देश था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए और यहाँ पर वायलेंस होता है। इसलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ये पूरा जो वायलेंस के वजह से ये पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कहते हैं कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त किया जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे नहीं चलेगा। इससे काफी लोग नाराज भी थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जब हम आजादी के इतने करीब थे तो गांधी जी का यह निर्णय कि आंदोलन को वापस बुला लिया जाए हमारे समझ से परे हैं। ऐसे भगत सिंह हो और फिर से यहाँ से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि लोगों को गांधी जी पर विश्वास कम हो गया कि हम आंदोलन के गर्दन तक, हम ब्रिटिश के गर्दन तक हम आजादी को प्राप्त करने ही वाले थे, लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट में गांधी जी ने वापस बुला लिया। गांधी जी ने ऐसा क्या क्यों किया उसका खुद का रीजन है, जो कि हम कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ 5 फरवरी 1922 याद रखना है, और गांधी जी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस बुला लिया। ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। जनरली डेट हम याद करने नहीं बोलते हैं, पर कुछ डेट होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। और हम कैसे जानते हैं इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी पहले से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी वापस कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और इसलिए बिहार में भी जो काम हो रही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से संबंधित वो खत्म हो जाता है। अगला वीडियो में जरूर हमसे मिले जहां हम स्वराज पार्टी और बिहार के बारे में पढ़ेंगे, खास करके जो गया सेशन है और काफी बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला वीडियो में हमसे जरूर जुटे।